सुबह स्कूल जाने के लिए शुभांगी तैयार हो रही थी कि टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। माँ का फ़ोन था। बोली, अस्पताल से बोल रही हूँ, तेरे बाबूजी सीढ़ियों से फिसल गए हैं, कमर में चोट आ गई है। शुभांगी घबरा गई। अस्पताल का पता पूछकर फ़ोन कर दिया और नीरज को प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगी। उन्होंने भी जाने की मौन स्वीकृति दे दी। बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ती हुई शुभांगी सीधी माँ के पास पहुँची और पूछा तो पता चला कि डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ऑपरेशन? शुभांगी ने घबरा कर पूछा तो डॉक्टर ने उसके चेहरे की घबराहट देख कहा, हाँ, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, किंतु उनका ब्लड प्रेशर अधिक है, इस कारण आज यह संभव नहीं है। तब तक इनको हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वार्ड में आते ही माँ ने चिंतित होते हुए कहा, परेश को संदेश भिजवा दो, छोटा सा तो ऑपरेशन है। माँ शुभांगी बोली, इसमें भैया को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? फिर नीरज भी तो है यहाँ, मैं अभी उन्हें बुलवा देती हूँ। जब माँ ने जिद की तो आगे शुभांगी कुछ नहीं बोली। बाबूजी शांत हो बिस्तर पर लेटे रहे, फिर अनमने भाव चेहरे पर लाते हुए बोले, जैसा माँ कहती है कर लो बेटी, एक फ़ोन ही तो करना है। बाबूजी का ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हो रहा था, इसलिए अगले दिन भी ऑपरेशन टाल दिया गया। शाम को नीरज के साथ दोनों बच्चे बाबूजी से मिलने आए। दरवाज़ा खुलते ही उनकी नज़रें उधर ही जा टिकी। फिर धीरे से तकिए पर सिर रखकर बोले, मैंने समझा परेश आया है, उसको फ़ोन तो कर दिया था ना, परेश आ जाता तो अच्छा था। उनकी आवाज़ में उदासी और वेदना के मिले जुले भाव थे। शुभांगी नाराज़ होकर बोली, क्यों बाबूजी, मैं और नीरज तो है ना यहाँ, क्या हमारे होने का कोई अर्थ नहीं है? इतना सब करने के बाद भी बेटे का ही इंतज़ार है। उसे आपसे इतनी ही प्यार होता तो ये बुढ़ापे में छोड़कर न जाता। माँ की अनुभवी नज़रों ने बेटी के चेहरे के सारे भाव पढ़ लिए थे। बात संभालते हुए बोली, नहीं बेटी, तेरे बाबूजी के कहने का ये मतलब नहीं था। परेश आ जाता तो तेरी अस्पताल की भाग दौड़ कम हो जाती। तू सिर पर खड़ी हो गई, क्या यह कम है? माँ ने बात को तो संभाल ली, पर उन्हें उस घटना और समय की याद आ गई जिसके चलते उन्हें अपनी बेटी शुभांगी के सामने सफाई देनी पड़ी थी। बाबूजी का छोटा सा परिवार था। उनके रिटायर होने वाले दिन सभी लोग जमा हुए थे। इतने साल कॉलेज में काम करने के बाद जब शाम को ढेर सारे उपहारों और गुलदस्तों के साथ बाबूजी लौटे तो माँ की आंखें भर आई थी। वह बरामदे में आराम कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठ गए। माँ, ये तो खुशी की बात है, बड़ी इज्जत से बाबूजी रिटायर हुए हैं, वरना आज के समय में तो। शुभांगी बाबूजी के पास बैठी हुई बोली, बस अब तो आप आराम कीजिए बाबूजी। परेश बात काटता हुआ बोला, अकेले जीवन काटते काटते बाबूजी आप थक गए होंगे, अब मेरी बारी है, मैं आपको लेने आया हूँ। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस सोच में पड़ गए थे। यह तो ठीक है बाबूजी, शुभांगी ने समर्थन देते हुए कहा, इस उम्र में बेटे के सहारे से बड़ा और क्या हो सकता है? इतने प्यार से बेटा बुला रहा है,
2 मंजिल का घर है, एकदम आज़ादी रहेगी। कुछ सोचकर बाबूजी बोले, आज ही तो रिटायर हुआ हूँ, बहुत सी औपचारिकताएं अभी बाकी है, पहले उन्हें तो पूरी कर लूँ। ठीक है बाबूजी, परेश बोला, मैं 10 दिन बाद आपको लेने आ जाऊंगा। बच्चों के जाने के बाद वे सोच में पड़ गए। फिर निर्णय लिया कि प्रेम से बुला रहा है तो चले जाना चाहिए। अब उसके पास जाने की ज़रूरत इसलिए भी थी कि कभी अपना स्वार्थ भी छिपा हुआ था। माँ बाबूजी का सारा सामान बेटे के घर आ गया। उनकी उम्र को देखते हुए नीचे के हिस्से में उनका सारा सामान करीने से लगा दिया था। उनका 4 वर्षीय पोता दिन भर अपने दादा दादी का मन लगाए रहता। बाबूजी सुबह बीते समय की तरह ही लंबी सैर करते और सामने बैठकर ही दूध निकलवा कर घर लौटते। शाम को भी यही क्रम रहता। अपने जीवन की सभी अभी तक की एक ही ढर्रे पर चलने वाली निरस्ता को समाप्त होते देख बाबूजी को अच्छा लगने लगा था। परेश ने आते ही पहले दिन माँ से अनुनय भरे स्वर में प्रार्थना की थी, माँ एक ही रसोई में खाना बनेगा, आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। खाने के अलावा जिस भी सामान की ज़रूरत होगी नीचे पहुँच जाइएगा। किंतु बहू के व्यवहार में धीरे धीरे आता बदलाव माँ की अनुभवी नज़रों से छिप न सका। परेश के ऑफिस जाने के बाद उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाता। वह कई बातें अनसुनी भी कर देती। बाबूजी ने एक दिन नाश्ता करते समय बहू को बताया कि दोपहर को खाने पर उनके कुछ पुराने साथी मिलने आ रहे हैं, इसलिए ज़रा अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना। प्रीति की आंखें फैल गई, उससे रहा नहीं गया। बोली, बाबूजी, आए दिन कोई न कोई तो आता ही रहता है, मेरी अपनी ज़िंदगी तो रह ही नहीं गई, मैं एकदम नौकरानी बनकर रह गई हूँ। बाबूजी भौचक्के होकर बहू के इस व्यवहार को देखने लगे। माँ ने संयमता बरतते हुए कहा, बहू, ये जीवन अभी तक तुम्हारे सहारे तो चला नहीं है, फिर हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ हमारे मिलने वाले भी आएंगे ही। भला इतना सब कहते ही क्या ज़रूरत है, तुम छोड़ दो, हम अपना काम कर लेंगे। उनके अंतिम स्वर में कठोरता उभर आई। यह बात नहीं है माँ। परेश बात संभालते हुए धीरे से बोला, दरअसल काम की अधिकता के कारण ये घबरा सी गई है, सब ठीक हो जाएगा। मैं घबरा नहीं गई। प्रीति पलटकर बोली, दिन में कई बार चाय, समय असमय नाश्ते की फरमाइश, मेरा तो सहेलियों से मिलना ही छूट गया है, आप तो यहाँ होते नहीं। अच्छा, तुम दोनों चुप हो जाओ। बाबूजी कड़े शब्दों में बोले, मैं सब बाजार से ले आऊँगा। और नाश्ता बीच में ही छोड़कर वह नीचे आ गए। उनको अपना वजूद बिखरता सा नज़र आने लगा। एक दिन खाने की मेज पर प्रीति और परेश की खाली प्लेटें देखी तो बाबूजी ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम दोनों कहीं बाहर खा कर आए हो? नहीं बाबूजी, परेश थोड़ा हिचक कर बोला, हमने पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया है, बस आता ही होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ उठने लगी तो परेश बोला, माँ आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं, तू क्यों उठेगा, बैठा रह, कहकर माँ दरवाजे तक गई। माँ इसे
हाथ न लगाना। परेश की आवाज़ में कंपन था। क्यों, गरम है क्या? नहीं माँ, यह नॉनवेज है। परेश बोला, मैं तो मीट मछली खाता नहीं हूँ, कभी कभी प्रीति खा लेती है। नॉनवेज। माँ सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, जिस घर में प्याज लहसुन तक नहीं खाया जाता वहाँ अब नॉनवेज आ रहा है। माँ जी, मैंने घर में तो नहीं बनाया, प्रीति ने धीरे से कहा। वह भी करके देख लो बहू। माँ रो पड़ी और नीचे अपने कमरे में चली गई। माँ ने बाबूजी के कहने पर इन झंझटों और बढ़ते मनमुटाव से छुटकारा पाने के लिए अपनी रसोई अलग कर ली। परेश ने भी कोई विरोध नहीं किया। सुबह साथ साथ बैठने का जो कर्म बना था वह भी टूट गया। शुभांगी माह में एक दो बार आती प्रीति का रूखा व्यवहार अब शुल्क होकर सामने आने लगा था। यहाँ आने की सारी खुशी सूखी रेत की तरह मिट्टी से सरक रही थी। जल्दी ही बाबूजी को एहसास हो गया कि इस देहरी पर अब और सुख नहीं तलाशा जा सकता। संबंधों में गहराती दरारें और प्रीति की शिकायतों से परेश गंभीर बना रहा। अचानक घर में आए इस अनपेक्षित व्यवहार से उसे घुटन सी होने लगी। बातों बातों में प्रीति की सारी बातें अनसुनी करते हुए एक दिन परेश बोला, माँ बाबूजी को कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ सुनता रहता हूँ। इससे तो बेहतर है मैं कहीं और तबादला करा लूँ। पिछले सप्ताह बाबूजी ने 2 बार परेश को कॉलेज ले जाने को कहा तो वह टाल गया। बाबूजी को यह अच्छा नहीं लगा। स्वयं ही एक दिन ऑटो लेकर कॉलेज चले गए। शाम को उनके आने से पहले परेश घर पर था। इतनी जल्दी भी क्या थी बाबूजी? जल्दी है, कब से कह रहा हूँ, 2 बार कॉलेज से बुलवाया आ गया है। लाइव सर्टिफिकेट देना है। बाबूजी, आप तो रिटायर हो चुके हैं और मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। बाबूजी बेटे का चेहरा देखते रहे। कई छुट्टियां लेकर उसके प्रवेश के लिए चक्कर लगाए थे। पहली बार जब पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेजा था तो कितने ही दिन धर्मशाला की टूटी चारपाई पर बिताए। तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही कहाँ है। बाबूजी बिफर पड़े। बहू आए दिन किटी पार्टियों पर चली जाती है और मेरा सारा दिन मुन्ना और घर की रखवाली में बीत जाता है। क्या इस उम्र में यही काम रह गया है मेरा? क्या इसीलिए हमें यहाँ लाए थे, इससे पहले कि बाबूजी कोई फैसला लेते? परेश ने बताया कि उसका तबादला जयपुर हो गया है। उसने शायद अपने बाबूजी का मन पढ़ लिया था। जयपुर जाने से पहले परेश ने बेहद आत्मीयता से प्रार्थना की कि वे यहाँ से न जाएं। परेश के जाने के बाद बाबूजी माँ के साथ अकेले रह गए थे। शुभांगी को भैया भाभी का ये व्यवहार न्याय संगत नहीं लगा। तो वह कर भी क्या सकती थी? जब किसी के अंदर अपने बड़ों के प्रति भावना न हो तो उसे उसमें ठूसा तो नहीं जा सकता। बचपन की खट्टी मीठी यादों की छाया में पली शुभांगी का मन बरबस माँ बाबूजी में रमा रहा। क्यों परेश इस उम्र में उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर चला गया? इतनी मिन्नतों के साथ यहाँ लाया था। भला बाबूजी को क्या कमी थी वहाँ? कितना दुख हुआ होगा उन्हें बरसों पुराने
पास पड़ोसियों का, संगी साथियों का साथ छोड़ते हुए शायद उससे भी ज़्यादा अब शुभांगी सोचती रहती। शायद इसी तनाव में माँ को अभिनय में आ घेरा। एक दिन शुभांगी छुट्टी लेकर स्कूल से आ गई तो माँ ने उल्हना भरे स्वर में कहा, ऐसे भी भला कोई काम छोड़कर आ जाता है? तेरा भी स्कूल है, बच्चे हैं, और नीरज क्या कहेगा? अब आगे से इस तरह कोई बात तुझे नहीं बताऊंगी। माँ नीरज ने ही यहाँ आने पर जोर दिया है। फिर बाबूजी की तरह मुँह कर शुभांगी बोली, बाबूजी, नीरज और मैं यही चाहते हैं कि अब आप हमारे साथ चलकर रहें। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी, आपको लेने आई हूँ। बाबूजी ने समझाया कि यह इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना तू समझती है। उनका सांत्वना भरा हाथ शुभांगी की पीठ पर फिरा तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। नहीं बाबूजी, माँ को डायबिटीज है, आप पहले से ही ब्लड प्रेशर के रोगी हैं। बाबूजी देर तक समझाते रहे कि बेटी के घर जाना ठीक नहीं है। भरे कंठ से शुभांगी घर वापस आ गई, किंतु माँ बाबूजी की चिंता उसे सदैव सताती रहती। माँ के मना करने पर भी शुभांगी ने भैया को बाबूजी की हालत के बारे में बताया था, पर उसने अपनी व्यस्तताओं का ब्यौरा देते हुए माँ का ख्याल रखने को कहा था। भाई के माँ बाबूजी के प्रति ऐसे निष्ठुर व्यवहार की शुभांगी को आशा नहीं थी। इसलिए आज माँ ने जब अस्पताल में परेश को फ़ोन करने के लिए कहा तो वह नाराज़ हो गई थी। सुबह ऑपरेशन के लिए जाते जाते ही भी बाबूजी की निगाहें दरवाजे पर परेश को देखने के लिए लगी रही। बाबूजी ऑपरेशन के लिए क्या गए, फिर लौट कर ना आ सके? माँ का सिंदूर देखते ही देखते पूछ गया, किसी को क्या पता था कि इस छोटे से ऑपरेशन में बाबूजी सदा के लिए रूठ कर चले जाएंगे। माँ का करुण क्रंदन संभलने में नहीं आ रहा था। किसी तरह नीरज ने धैर्य रखकर अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी की और बाबूजी का मृत शरीर घर आ गया। देर रात तक परेश भी पति और मुन्ना के साथ जयपुर से आ गया। फटी आंखों से बाबूजी के शांत शरीर को देखता रहा। फूट फूट कर रो पड़ा वह। असमय ही अस्त हुए सूरज ने उसे भीतर तक अंधकार में ढकेल दिया था। तूने बहुत देर कर दी बेटा, कितना इंतज़ार करते रहे बाबूजी तेरा। 5 घंटे की दूरी पर 5 दिन लगा दिए। माँ भाइयों को होकर बोली, माँ पहले पता होता तो उसी दिन आ जाता। परेश बोला, मैंने तो भाभी को बता दिया था। शुभांगी ने हैरानगी से कहा, क्या भाभी ने तुम्हें नहीं बताया? सभी एकटक प्रीति की तरफ देखने लगे। वह धीरे से बोली, शुभांगी ने बताया था कि बाबूजी सीढ़ियों से गिर पड़े हैं। मैंने सोचा थोड़ी बहुत चोट आई होगी, ठीक हो जाएंगे। पिछली बातों को लेकर माँ के मन में गहरा अवसाद तो था ही, किंतु अपनी सारी वेदनाओं को भूलकर कठोर होकर बोली, लानत है तुम दोनों पर। इसी दिन के लिए पाल पोसकर बड़ा किया था। तुमको रोटी एक टुकड़ा काट कर ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलवाई थी। न आने के बहाने थे और आने के लिए निमंत्रण देना पड़ा। शर्म आनी चाहिए। ऐसा बेटा भी किस काम का जो बाबूजी को ऐसे हाल में छोड़कर चला गया।
पता नहीं तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा क्यों इंतज़ार करते रहे। माँ फफक कर रो पड़ी। उनकी तड़प से आहत होकर परेश का मन अपराध बोझ से पीड़ित हो उठा। सभी क्रियाक्रम पूरा होने के बाद एक दिन माँ रोआसी होकर बोली, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे कहीं और छोड़ आ। क्यों? माँ परेश रो पड़ा, क्या मैं इस योग्य भी नहीं रहा? अब बाबूजी तो रहे नहीं, किससे माफ़ी मांगूं? कम से कम आप यूँ छोड़कर तो मत जाओ। माँ ने बाबूजी की फूल चढ़ी फोटो की ओर बड़ी कातर आँखों से देखा, जैसे पूछ रही हो, यह किस धर्म संकट में डालकर चले गए? आप अंतिम समय मिल तो लिया होता, क्या करूं, कहाँ जाऊं? आपके बिना तो कहीं नहीं गई। फिर शुभांगी के घर जाने का मन बनाकर बाबूजी का फोटो दीवार से उतार ही रही थी कि प्रीति पाँव में गिर पड़ी। माँ मत जाओ, एक बार, सिर्फ एक बार और मेरे कहने से रुक जाओ, हम वापस यहीं आ जाएंगे आपके पास। उसका विलाप माँ और शुभांगी दोनों को रुला गया। साड़ी के पल्लू से शुभांगी ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ भाभी की बात मान लो, अब यहीं रह जाओ। परेश पास ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।